नवभारत ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा, फिजिक्स का जो चैप्टर था अपना। ये जो चैप्टर है वो 5 अंकों का है और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लघुत्रात्मक क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो शुरुआत इसकी हमने कल की थी और बताया था इसके बारे में। विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा था, विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा था और इसके अतिरिक्त आपने पढ़ा था विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। आज हम देखेंगे प्रतिरोध के बारे में। इन तीनों भौतिक राशियों से मिलके और एक नियम बनता है ओम का नियम, जिसको हम सूत्र के रूप में लिखते हैं V=IR। तो ये कैसे बनता है, इसका भौतिक सत्यापन कैसे किया जाता है, ये सारा रेखा चित्र के द्वारा हम समझेंगे। कल वाले टॉपिक को जहाँ छोड़ा था वहीं से आज शुरुआत कर रहे हैं। वो था अपना विभवांतर वाला टॉपिक। विद्युत विभव और विभवांतर में क्या डिफरेंस है ये एक बार आपको पुनः बता रहे हैं। विद्युत विभव, इसकी जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें और विभवांतर में क्या अंतर है ये देखने वाली बात है। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, वो हमें समझना है क्या है। विद्युत विभव और विभवांतर, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है विद्युत विभव। V से इसको प्रदर्शित करते हैं, V=W/Q, ये इसका फॉर्मूला है। यदि हम कार्य को जूल में और आवेश को कूलाम में प्रदर्शित करें तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। और जूल प्रति कूलाम को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। यानी इसका जो मात्रक है वो होता है वोल्ट। और वोल्ट एक व्यक्ति का नाम है, उसके सम्मान में इसको क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। एक्चुअल मात्रक क्या है इसका, जूल प्रति कूलाम। कूलाम को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ये विद्युत विभव के लिए है। और विभवांतर के लिए देखिए, विभवांतर नाम से क्लियर होता है विभव का अंतर। जैसे दाबांतर होता है, वायुदाब में अंतर होता है कि नहीं होता है, तो उसको हम दाबांतर बोलते हैं। उसी तरह से उष्मा में भी अंतर होता है। किसी जगह पे अधिक उष्मा है और किसी स्थान पे कम उष्मा है, तो अधिक उष्मा वाले स्थान से कम उष्मा वाले क्षेत्र की ओर उष्मा का फ्लो होता है कि नहीं होता है। और उसी प्रकार अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर भी वायु का फ्लो होता है। उसी तरह से अधिक विभव विद्युत विभव वाले क्षेत्र से कम विद्युत विभव वाले क्षेत्र की ओर फ्लो होता है इसका आवेश का, चार्जेस का। तो ये जो होता है वो कहलाता है विभवांतर। और हमारे देश में कितने विभवांतर पे ये जो आवेश है वो प्रवाहित होते हैं, 220 वोल्ट पे। अमेरिका में ये कितने पे होते हैं, 110 पे। और हमारे यहाँ होते हैं 220 पे। यानी आपने देखा होगा जो लाइट फिटिंग की हुई होती है उसमें 3 तरह के तार पाए जाते हैं। इसमें से एक जो होता है वो होता है विद्युन्मय तार जिसको बोलते हैं। एक दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं उदासीन तार। और एक तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं भूसंपर्कित तार। इस तरह से ये 3, किसी जगह पे जो प्लग बना होता है उसमें आप ये 3 छिद्र देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो इसमें ये जो है वो है विद्युन्मय तार। ये जो है वो है भूसंपर्कित तार।
और ये जो है वो है उदासीन तार। तो इस तरह से ये 3 तार होते हैं, समझ गए। ये जो दोनों तार है इनके बीच में जो विभव का डिफरेंस है वो होता है 220 वोल्ट का, यानी इसका विद्युत विभव होता है 0 और इसका विद्युत विभव होता है 220 वोल्ट। तो डिफरेंस कितने का हो गया? 220 वोल्ट का। तो इन इंडिया, हमारे भारत में, हमारे देश में कितने विभवांतर पे धारा का फ्लो होता है? 220 वोल्ट का। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है, जो वोल्टेज आता है वो होता है 220 वोल्ट। और हम कहाँ पे थे? विद्युत विभव पे। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। और इसको इस प्रकार से सूत्र में रखते हैं, V = W/Q। यहाँ पे V विद्युत विभव है, W यहाँ पे कार्य है और Q का मतलब है आवेश। यदि हम कार्य को जूल में मापें और आवेश को कूलाम में मापें तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा, जिसको वोल्ट कहा जाता है। इसके बाद में विभवांतर को देखिए। किसी एकांक धनावेश को अनंत से, ऐसा तो विद्युत विभव में हमने बताया था, इसमें क्या बताएंगे? किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B पर ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें तो हम कहेंगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, और विभवांतर में क्या कहते हैं? किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। या फिर इसको सरल शब्दों में दूसरी तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, विद्युत दाब में अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसकी बजाय पहले वाली जो परिभाषा है वो ज़्यादा उचित है, तो उसको आप याद रखिए, ये ज़्यादा जटिल है नहीं। और विभवांतर के लिए सूत्र जो लिखते हैं वो भी ऐसा ही होता है, VA VB। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच में बताना पड़ता है। विभवांतर जो होता है वो हम 2 पॉइंट्स या 2 बिंदुओं के बीच बता रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे VA और VB लिख रहे हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसीलिए यहाँ पर ये 2 लिखने पड़ते हैं। तो VA VB = V/Q, ये सेम रहेगा, क्योंकि सॉरी V नहीं, W/Q। तो ये सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया गया है और यहाँ पे एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाया गया है। दोनों में ही कार्य किया जाता है, इसीलिए ये जो सूत्र है वो समान रहेगा। और चूंकि इसका मात्रक यह है तो इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम होगा, और जिसको क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। तो बताइए विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। और इससे पहले जो हमने विद्युत धारा पढ़ी थी उसका मात्रक क्या था? एम्पियर। और इसका मापन किसके द्वारा करते हैं? हमने पढ़ा था विद्युत धारा में, विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाता है, किस युक्ति के माध्यम से किया जाता है, वैसा इसमें भी है। विभवांतर का मापन है वो किससे करते हैं? तो बता देते हैं आपको कि विभवांतर का जो मापन है वो वोल्ट मीटर के माध्यम से किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताइए, तो उसमें क्या बताएंगे आप? विद्युत धारा का मापन करने वाली युक्ति एमीटर कहलाती है और विभवांतर का मापन करने वाली युक्ति वोल्ट मीटर कहलाती है। दूसरा अंतर आप बता सकते हैं इसमें, एमीटर जो होता है वो किसी विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ के साथ पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ये 2 डिफरेंस आप उसमें बता सकते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर के मध्य। तो इसका विभवांतर का मापन किस में करेंगे? वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर के द्वारा किया
जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध शब्द का अर्थ क्या होता है? रुकावट या बाधा। जैसे आपने देखा होगा कोई दौड़ जो होती है, एक तो सीधी सपाट दौड़ होती है और एक होती है बाधा दौड़। तो बाधा दौड़ में क्या होता है, जैसे कोई धावक दौड़ता है तो वो सीधा नहीं दौड़ सकता। रीज़न, बीच में कुछ बाधाएं लगी रहती है, कुछ उसमें रस्सियां लगी रहती है। तो दौड़ते समय हमें जैसे ही रस्सी सामने आती है उससे छलांग लगा के दूसरी ओर कूदना पड़ता है। फिर दौड़ कंटिन्यू रखते हुए आगे चलेगा और उसमें बाधा आएगी, बाधा को और क्रॉस करके छलांग लगा के और आगे जाना पड़ेगा। इस तरह से कंटिन्यूसली बाधाओं को पार करते हुए धावक जो होता है वो अपने लक्षित स्थान तक पहुंचता है। वैसा इसमें है, विद्युत धारा में क्या होता है? आवेशों का फ्लो होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। और आवेशों का जो प्रवाह होता है उसके रास्ते में जो रुकावटें या बाधा आती है वो क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट अथवा बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध जो होता है उसको R से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक है वो होता है ओम। जिस तरह से हमने धारा और विभवांतर में देखा कि उनके मात्रक जो है वो होते हैं एम्पियर क्रमशः और वोल्ट, उसी तरह से यहाँ पर ओम। तो ओम एक व्यक्ति का नाम है, जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। इन्होंने प्रतिरोध के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था, इसीलिए इसकी डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से उसका ओरिजिनल मात्रक निकलता है, परंतु जो मात्रक ओम दिया जाता है वो उसको रेस्पेक्ट देने के लिए एक शब्द में दिया गया है, ओम। इसका मात्रक ओम है और इसका संकेत जो है वो होता है ये। ओम ने नियम भी दिया था जिसको हम ओम का नियम कहते हैं, V = IR। ये ओम का नियम होता है सूत्र रूप में, समझ गए? यहाँ पे V का मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा और R का मतलब प्रतिरोध होता है। तो इस सूत्र से यदि हम प्रतिरोध का सूत्र बनाना चाहें तो R = V/I ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पे ये हो गया विभवांतर, और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम ऑब्लिक। इसका मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? I = Q/T होता है। Q का मतलब आवेश हो गया, तो आवेश का हो गया कूलाम, और T का मतलब हो गया सेकेंड, समय का, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया। हमें चाहिए R का ओरिजिनल मात्रक क्या होता है वो निकाल रहे हैं। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे ऑब्लिक के नीचे जो C है वो नीचे चला जाएगा और इसके नीचे जो S है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे J/, ये नीचे चला गया तो C, और ये जो है S चला जाएगा ऊपर। वापस देखिए यहाँ पे जो ऑब्लिक है, मेन ऑब्लिक ये हो गया, तो इसके नीचे जो राशि है वो चली जाएगी नीचे, और इसके नीचे जो राशि है वो चली जाएगी ऊपर। तो C नीचे आ गया और ये C अपनी जगह रहेगा, ये S जो है ऊपर चला जाएगा, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं। तो अब इसका जो है वो मात्रक क्या हो जाएगा? जूल × सेकेंड / कूलाम स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं ओम, एक शब्द में। ये इसका जो है संकेत है।
इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा प्रतिरोध कहलाता है। यह है इसकी परिभाषा। R इजिकल टू V/I, ये इसका सूत्र हो गया। और इसका मात्रक अभी आपको बताया गया था एक शब्द में, क्या कहते हैं इसको, ओम। ये इसका संकेत होता है। अब यहाँ पे बात आती है इनके कारकों की। प्रतिरोध जो है वो किन कारकों पे निर्भर करता है, इसके लिए हम हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन कारकों पे निर्भर करता है, तो आपको बता देते हैं यहाँ पे जो उन कारकों के बारे में बता रहे हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। पहला है इसमें चालक की लंबाई L। चालक की लंबाई अधिक है कि कम है, उस हिसाब से प्रतिरोध का जो मान है वो कम होता है या फिर बढ़ता है। यानी इसके लिए जो लिखा जाता है वो होता है R प्रोपोर्शनल L या R समानुपाती L, ये लिखा जाता है। ये जो चिन्ह है वो है प्रोपोर्शनल या समांतर कहते हैं इसको। तो R L के समांतर है यहाँ पे। और समांतर का अर्थ क्या होता है कि लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे R का मान भी बढ़ेगा। आप ज़्यादा लंबा तार ले रहे हैं तो उसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, आप कम लंबाई का तार ले रहे हैं तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अधिक लंबाई का तार लेंगे तो अधिक प्रतिरोध होगा, कम लंबा तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो किसके समांतर है ये मामला, L के, यानी प्रतिरोध का मान जो है वो लंबाई पे निर्भर करता है। हम इसको कैसे लिखेंगे कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे जैसे L का मान बढ़ेगा वैसे वैसे R का मान भी बढ़ेगा, L का मान घटेगा तो R का मान भी घटेगा। यह है समानुपाती। इसके बाद में हम बात करते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसका मतलब हो गया एरिया। चालक तार जो हम लेते हैं उसका एरिया क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, इसको हम प्रदर्शित करेंगे इस कैपिटल A से। तो इसके लिए लिखा जाता है R1/A। ये देखिए यहाँ पे ये चिन्ह और ये चिन्ह इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको समानुपाती बोल सकते हैं। अगर आप इसको समानुपाती बोलेंगे तो R समानुपाती 1/A ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर आप व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं तो R व्युत्क्रमानुपाती A, सीधा ऐसा कह सकते हैं। तो चिन्ह सेम है परंतु एक के ऊपर एक ओब्लिक में आ गया ना, इसीलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती कहा जाएगा। समानुपाती का अर्थ होता है इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि अगर आप इसका मान बढ़ाओगे तो इसका मान कम होगा, इसका मान कम करोगे तो इसका मान बढ़ेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो R और A के मध्य क्या संबंध है,
आप ए का मान बढ़ाओगे तो आर का मान घटेगा, इसका मान आप कम करोगे तो इसका मान बढ़ेगा। यानी दोनों में रिलेशन क्या है? ऑपोजिट, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपने क्या देखा? समानुपाती। एल का मान बढ़ा रहे हो तो आर का मान बढ़ेगा, एल का मान कम कर रहे हो तो आर का मान कम होगा। तो ये दो इक्वेशन हो गई। इसके बाद में हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। प्रतिरोध की निर्भरता में तीसरा जो पॉइंट है वो है चालक पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध का मान जो है, आपने देखा होगा हमारे पास में दो धातुएं होती है, एक लोहा है और एक चांदी है। दोनों ही चूंकि धातु है और धातु में विद्युत की सुचालक होती है, तो क्या दोनों एक समान रूप से सुचालक है? नहीं। चांदी जो होती है विद्युत की अच्छी चालक होती है, और लोहा जो है वो विद्युत का चालक तो होता है लेकिन चांदी की तुलना में वो कम चालक होता है। तो दोनों जो है चालक है लेकिन फिर भी उसकी चालकता में अंतर है। तो ये जो अंतर है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रकृति पे। पदार्थ की प्रकृति कैसी है उसके हिसाब से उसकी चालकता का निर्धारण होता है। और चालकता जो होती है वो प्रतिरोध से रिलेटेड होती है। किसी भी चालक पदार्थ के प्रतिरोध का मान जो है वो उसमें ज़्यादा प्रतिरोध होंगे तो उसकी प्रतिरोध उसका जो है उसमें विद्युत धारा कम बहेगी, और अगर कोई कम सुचालक है तो उसमें धारा है वो और भी कम बहेगी। तो धारा जो है वो किसी भी चालक में कितनी बह रही है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके प्रतिरोध कितने हैं उसके अंदर। और प्रतिरोध जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं पदार्थ की प्रकृति पे। अलग अलग धातुओं की प्रकृति अलग अलग होती है, उसी के हिसाब से उसकी चालकता होती है। धातु सभी धातुएं प्राय विद्युत की सुचालक होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी की चालकता एक जैसी नहीं होती। रीजन प्रकृति। तो किसी भी चालक पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पे ये बात निर्भर करती है कि उसके प्रतिरोधों का मान क्या होगा, उसमें प्रतिरोध अधिक होंगे कि कम होंगे। इस तरह से पदार्थ की प्रकृति पे प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। चौथा जो है वो है ताप पर। चालक पदार्थ के ताप पर किसी भी चालक पदार्थ का तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ेगा। समानुपाती होता है ये। चालक पदार्थ का ताप जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो चालक पदार्थ का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। और यदि हम चालक पदार्थ का ताप कम करेंगे तो उसके प्रतिरोध का मान भी कम होगा। यानी क्या रिश्ता इसमें? समानुपाती का। ये चार कारक है जिस पे प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। और अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इसमें देखिए एक तरफ की राशि इक्वल है, एक समान है, तो इन दोनों को हम एक साथ जोड़ के लिखेंगे। एक तरफ आर आ गया और दूसरी तरफ L/A आ जाएगा। L/A, क्योंकि यहाँ पे एक है उसको L से गुणा जब किया जाता है तो L, तो R समानुपाती L/A यह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह जो है उसको हटाएंगे। और किसी भी जगह से जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो उसकी जगह पे एक नियतांक लिखा जाता है, एक कांस्टेंट लिखा जाता है।
तो R बराबर रो L/A। यहाँ पे देखिए ये जो आया है संकेत, ये एक नया संकेत है जो यहाँ नहीं था। ये क्यों आया है? बराबर का चिन्ह जब हमने लगाया तो यहाँ पे ये चिन्ह हट गया, और जब ये चिन्ह हटता है तो इसकी जगह पे एक नियतांक लगता है, एक स्थिरांक लगाया जाता है, और वो स्थिरांक है यहाँ पे रो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे रो क्या है? एक नियतांक है, एक स्थिरांक है, जिसे चालक की प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, दो शब्दों से इसको बताया जाता है। और संकेत क्या है? रो। आपने देखा प्रतिरोध के लिए जो संकेत आया था वो था ये, और प्रतिरोधकता के लिए जो संकेत आया है वो है ये। समझ गए? ये किसके लिए संकेत था? प्रतिरोध के लिए। ये किसके लिए संकेत है? प्रतिरोधकता के लिए। समझ गए? तो क्या ये दोनों चीज़ें एक ही है कि अलग अलग है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही है। देखा जाए तो प्रतिरोधकता एक तरह से प्रतिरोध ही है, लेकिन इसका मापन जो है वो हम इकाई क्षेत्रफल में करते हैं। इकाई लंबाई और इकाई चौड़ाई, यानी नियत लंबाई चौड़ाई या नियत क्षेत्रफल जो होता है 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यदि प्रतिरोध का मापन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता एक तरह से प्रतिरोध ही है, लेकिन इसका मापन एक निश्चित एरिया में हमने किया है, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया है, तो फिर हम उसको बोलेंगे प्रतिरोधकता। समझ गए? और प्रतिरोधकता जो होती है वो चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ, मतलब ये जो दो है, सॉरी, पहला तो चालक तार की लंबाई और दूसरा है चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता प्रतिरोधकता का मान। अभी आपने क्या पढ़ा था? प्रतिरोध का मान जो है वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मान जो है वो इन पे निर्भर नहीं करता है। समझ गए? प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति पे जरूर निर्भर करता है। तो यहाँ पे